नमस्कार। तो क्षमा सहित एक बार फिर से आपका स्वागत है। लेकिन इस बार जो स्वागत है ये क्योंकि एक लंबे अंतराल के बाद हुआ है और हालांकि मैं अपने वायदे के मुताबिक जो पिछला कार्यक्रम था उसको कंटिन्यू नहीं कर पाया, तो इसीलिए क्षमा के साथ मैं इस कार्यक्रम को दोबारा आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन कुछ चीज़ें इसमें चेंज हैं, पहले से परिवर्तित हैं। उन परिवर्तनों में सबसे बड़ा परिवर्तन तो ये है कि जो नाम था सीरीज, जिसको हमने कॉमन टॉक्स नाम दिया था, वो सीरीज का नाम हमने चेंज किया है और अब जो सीरीज होगी उसका नाम होगा सेन लिविंग, SANE। यू नो द मीनिंग ऑफ सेन। आपको सेन का अर्थ शायद ये अंग्रेजी में लिया गया है, तो इस नाते हिंदी में इसके दो अर्थ हम कर सकते हैं। वैसे तो अर्थ अनेक हैं, लेकिन दो अर्थ जो सबसे नज़दीक का लगता है, एक तो स्वस्थ चित्त जीवन। स्वस्थ चित्त का मतलब जो हेल्दी माइंड से है, हेल्दी माइंड। और हेल्दी माइंड का मतलब कि जिसको हम लोग विजडम कहते हैं, यानी जिसको हिंदी में विवेक कहते हैं। तो इसका दूसरा यदि हिंदी समानार्थी हम माने तो उसको हम कह सकते हैं विवेकपूर्ण जीवन। तो ये जो सेन लिविंग है, इसके भीतर ये जो परिवर्तन सीरीज का करना पड़ा, उसके दो हिस्से होंगे। जो अभी तक दो सीरीज सेपरेट चला के हमने बातचीत किया था, उसमें कॉमन टॉक्स जो रहेगा वो रहेगा सेकंड पार्ट में, और जो फर्स्ट पार्ट होगा उसमें मैनेजिंग द माइंड, जो शुरू में हमने बहुत पहले अपना सीरीज चलाया था जिसमें 9-10 एपिसोड उसमें भी थे, इसमें भी कोई 10 एपिसोड थे। तो इस बार क्योंकि कार्यक्रम, इस प्रोग्राम को लंबा चलाने का ध्येय है, इस नाते से मुझे लगा कि इसमें ऐसे विषय रहें जो विषय कभी छूट ना पाए, या कम से कम मेरी इच्छा की भी पूर्ति उसमें होता रहे कि सामाजिक विषयों से लेकर के और जो दार्शनिक विषय हैं। लेकिन आपको पहले भी मैंने कहा था कि दार्शनिक विषय हम वैसे दर्शन की चर्चा इसमें कम करेंगे जिसकी अप्लीकेबिलिटी कम हो, यानी जिसका एप्लीकेशन नहीं हो पा रहा हो सामान्य जीवन में, वैसे दर्शन की चर्चा कम करेंगे। लेकिन सैद्धांतिक रूप से कुछ चीज़ों की चर्चा इसलिए ज़रूरी होती है कि वो कॉन्सेप्ट जो हम लोग नॉर्मल रखते हैं, उस नॉर्मल कॉन्सेप्ट को हम ठीक ढंग से समझ पाएँ। उस पर्सपेक्टिव में जब जहाँ पर कि जो सामान्य अ, उस क्षेत्र के विद्वान हैं जिस भाषा को समझते हैं, हम लोग आम लोग भी उसको समझ पाएँ। तो एक हिसाब से ये जो सीरीज होगा सेन लिविंग का, यानी स्वस्थ चित्त जीवन, वो जीवन और चित्त का तो हमने जब अपना योग का वो सीरीज जहाँ हमने एंड किया था, एंड नहीं किया था मतलब कंटिन्यू नहीं कर पाए थे, तो वो जो जिसकी परिभाषा होती है, मन की परिभाषा जो माइंड हम लोग करते हैं, एक्चुअल में हिंदी में मेरा प्रेफरेंस ये होता है कि उसको चित्त रखा जाए। और चित्त पुराने जो हमारी संस्कृत की शब्दावली है, शब्दकोश है, उसके अंदर माइंड के पैरेलल माना जाता है। तो चित्त के अंदर जो विक्षेप का मतलब जो डिस्टरबेंसेस होते हैं, वो जब योग सूत्र में हमने शुरू में चर्चा की थी, तो उसमें बताया था कि 5 प्रकार के जो विक्षेप होते हैं। और कुछ चीज़ें तो ऐसे नॉर्मल जीवन में हम लोगों को लगता है कि ये बड़ी सामान्य सी चीज़ें हैं, लेकिन जो योग की भाषा शब्दावली है,
या जिसको स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग कहते हैं, उसकी भाषा में उनको विक्षेप माना गया है। तो वो निद्रा भी उसमें से एक है। तो अब ये बात ये होगी कि एक जो हमारा भाग होगा जिसको हम मैनेजिंग द माइंड के अंतर्गत लेंगे। मैनेजिंग द माइंड लेने का थोड़ा सा एक उतना नॉस्टैल्जिक नहीं कह सकते, बट एक कारण ये था कि जो समस्याएं हैं हमारी आज की, जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को अपने उपयोग में लाने के लिए ये जो शब्दावली है ये ज़्यादा उपयोगी है। आज आप देखें तो हम लोगों की जो समस्याएं होती हैं, जैसे उस सीरीज को भी एक बार हो सके तो आप, यदि समय मिले आपको, तो दोबारा उसी चैनल में वो सारे वीडियोस मौजूद हैं, तो उन एक बार कोशिश करिएगा कि उनको आप एक बार देख पाएँ। तो उससे अंदाज़ा लगेगा कि जो मैनेजिंग द माइंड का पूरा एपिसोड है वो किस डायरेक्शन में चलना है। और सच पूछिए तो एक प्रकार से, हालांकि अध्यात्म का जो मैं अर्थ समझता हूँ वो अर्थ थोड़ा ज़्यादा स्पेसिफिक है, लेकिन ज़्यादातर विषयों में जिसको हम लोग अध्यात्म समझते हैं वो उसका बहुतेरा हिस्सा मनोविज्ञान के क्षेत्र में आता है। तो मनोवैज्ञानिक, अच्छा, भारत की जो परंपरा है, व्यवस्था है, ज्ञान व्यवस्था है, उसके अंदर सबसे ज़्यादा जो जो चर्चा होती है वो मनोविज्ञान की ही होती है। बाकी भौतिक शास्त्र की चर्चा है, भौतिक विज्ञान की चर्चा, चिकित्सा शास्त्र की चर्चा, ये सारी चर्चाएं हैं, लेकिन उन लेवल में, उस डेप्थ में नहीं है जो आज जिस विज्ञान को हम लोग पश्चिमी विज्ञान कहते हैं। मैं तो उसको अ, जो मॉडर्न साइंस है, मैं उसको नया विज्ञान कहता हूँ। और विज्ञान का एक स्पेसिफिक अर्थ भी मैंने, हालांकि लोग ज़्यादातर, उनको लगता ये है कि आजकल जो सारी प्रायोगिक बातें हैं वो विज्ञान के अंदर आती हैं, लेकिन मेरे समझ से विज्ञान उन सारे विषयों के लिए उपयोग किया जाता है जिसमें हमारी तर्क बुद्धि का इस्तेमाल किया जाए। यानी कुल मिलाकर के जो हमारी रैशनैलिटी है, जो रैशनल माइंड है, उसी को विज्ञान, जब जब भारतीय दर्शन के अंदर जब हम पंचकोशों की बात करते हैं और उसमें विज्ञानमय कोश की बात करते हैं, तो वस्तुतः वो कोश वो बुद्धि का हिस्सा है, यानी जो रेशनल पार्ट है, वो इमोशनल पार्ट नहीं है, जिसको कि हम लोग ब्रेन के जो साइंस है, जो न्यूरोलॉजी है, उसके अंदर लिम्बिक सिस्टम कहते हैं, या जो इमोशनल पार्ट ऑफ द ब्रेन कहते हैं, उसको यदि हटा दें, जिसको कि रेशनल पार्ट है, तो रेशनल पार्ट जो भी कुछ करता है वो एक प्रकार से विज्ञान ही करता है। अब कई लोगों को ये संदेह भी होता है कि बहुत सारी चीज़ें हम लोग हर चीज़ को विज्ञान तो नहीं कर सकते, निश्चित रूप से नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें कुछ सिद्धांत जब विज्ञान के अंदर बनाने होते हैं तो उसके बड़े स्पेसिफिक नॉर्म होते हैं कि किन किन चीज़ों के या किसी नियम को हम वैज्ञानिक नियम कहेंगे या नहीं कहेंगे। क्योंकि कुछ ऑब्जर्वेशन, जो रिपीटेटिव ऑब्जर्वेशन होता है, वो हर ऑब्जर्वेशन विज्ञान का नियम नहीं कहा जा सकता। इस लिए उसका एक रेस्ट्रिक्शन दिया हुआ है कि कैसे लॉ को हम डिफाइन करेंगे। अब विज्ञान के लिए तो मैंने ये कहा कि विज्ञान हर उस विषय को हम मानेंगे जिसमें कि रैशनल माइंड का उपयोग किया जाता है, यानी जो रैशनैलिटी, और रैशनैलिटी में जो प्रमुख बात है वो है लॉजिक का। और लॉजिक का अर्थ है कि कॉजलिटी, यानी कॉज एंड इफेक्ट प्रिंसिपल, जो नेचर का एक सबसे बड़ा कोर प्रिंसिपल मैं मानता हूँ। तो यदि आप नेचर के सिस्टम को समझते हैं या उसको मानते हैं, या ये मानते हैं कि नेचर इस नियम के बिना काम नहीं कर सकता है, तो वो है कार्य कारण सिद्धांत। अब कॉजलिटी का प्रिंसिपल ऐसा है कि चाहे वो कोई भी दर्शन हो, इवन जो जिनको हम लोग नास्तिक दर्शन, हालांकि नास्तिक का अर्थ यहाँ निरीश्वरवादी से नहीं है, नास्तिक का अर्थ जो अवैदिक दर्शन है, उन दर्शनों ने भी
उसको माना। जितने निरीश्वरवादी दर्शन थे, जो निरीश्वरवादी दर्शन है वो भी कार्य कारण के सिद्धांत को मानते हैं। विज्ञान तो मानता ही है, क्योंकि विज्ञान ने प्रकृति का जो अपना एक आधार बनाया है। और एक प्रकार से कहें तो ईश्वर के संबंध में जो भी चर्चाएं हम लोग दर्शन में करते हैं, वो खासकर उन्हीं विषयों से संबंध होता है कि जिसमें प्रकृति का या उससे उच्च स्तर की कोई ऐसी शक्ति है जो इसे इस पूरे प्रकृति को अपने में बांध के रखती है। ये उस प्रकार से ईश्वर की एक परिभाषा हमने किया है। तो अलौकिक जगत की बातें जब हम लोग करते हैं अक्सर, तो वहाँ पर हमको ये अनुभव होता है कि जो विज्ञान के नियमों से परे जा रहा हो या प्रकृति के जो नियमों से परे जा रहा हो, वो अलौकिक चीज़ें हैं। और अलौकिक चीज़ें ही जो स्पिरिचुअलिटी का क्षेत्र होता है, ईश्वर का काम होता है, वो अलौकिक करना होता है। क्योंकि प्रेमा फिसाई हम मान के चलते हैं कि ईश्वर वो है जो सारे नियम बनाता है, तो वो सारे नियम तोड़ भी देता है। और जब सारे नियम तोड़ता है तो तोड़ने वाले की कैपेसिटी ज़्यादा होती है। तो उस प्रकार से वो कैपेसिटी होने के कारण से वो हम ईश्वर को सर्वशक्तिमान मान के चलते हैं। अभी मैं इस बात पर चर्चा नहीं कर रहा हूँ कि ये कॉन्सेप्ट सही है या गलत है, पर ये एक कॉन्सेप्ट बना है, माइंड ने उसको एक्सेप्ट किया है। उसके पीछे का जो मूल कारण है वो यही है कि जहाँ पर भी अतीन्द्रियता की बात आती है, जहाँ लगता है कि अपनी कैपेसिटी से ऊपर, और इसीलिए ईश्वर को हम लोग फाइनाइट से बाहर मानते हैं। यानी जो भी नॉलेज हम अपने लेवल पर मान के चलते हैं जो फाइनाइट है, तो उसके अगले लेवल का जो नॉलेज है वो ईश्वर के पास का नॉलेज मानते हैं। या ईश्वर उस वो कस्टोडियन है जो उस नॉलेज को अपने पास रखता है और इस संसार को अपने हिसाब से चला सकता है। लेकिन आप, मेरी एक व्यक्तिगत मान्यता है और मुझे पता है कि विज्ञान जो आज का है, बेसिकली जो फिजिक्स है या जो फिजिक्स को मानने वाले लोग भी हैं, उनके अंदर ये एक बात बैठ कर चुकी है कि कोई भी ऐसा सिद्धांत नहीं है जो नेचर अपने नियमों को तोड़ करके बनाती है। और एक नियम यदि टूटता भी है तो उसके लिए एक दूसरा नियम होता है जो उस टूटने वाले नियम की परिभाषा को तय करता है या उसके कारण को वो बताता है कि ये क्यों है। जैसे हम सामान्य रूप से उड़ नहीं सकते हैं, निश्चित रूप से कोई पत्थर ऊपर फेंकें तो वो नीचे आएगा, लेकिन यदि वो नीचे की जगह ऊपर जा रहा है तो जरूर उसके अंदर कोई और कारण होगा दूसरा, जो उस एक बल होगा जो उसको ऊपर ले जाएगा। उसमें हम कोई अतीन्द्रियता की बात नहीं करेंगे, उसमें ये नहीं मानेंगे कि यहाँ पर ये नियम नेचर का टूटा है और इसीलिए उसका करने वाला, जो उस नियम को तोड़ने वाला है, कोई सर्वशक्तिमान शक्ति है। ज़्यादातर जब मिस्टिकल बातें हम लोग करते हैं जहाँ की अध्यात्म, मेरे समझ से तो वो अध्यात्म नहीं होता है, लेकिन जहाँ पर भी मिस्टिसिज्म आता है कोई कोई चीज़ों के बारे में, और अनेक चीज़ें जब हम नहीं जानते होते हैं उसके बारे में स्टेटमेंट कर रहे होते हैं, तो ऐसा हमको लगता है कि हम उन नियमों के परे हैं। अनेक बार ऐसे लोग भी होते हैं संसार में जो हम सबकी तरह होते हैं, आम आदमी होते हैं, लेकिन उनकी थोड़ी बुद्धि की तीक्ष्णता ज़्यादा होती है, यानी जो तेजी होती है, वो इंटेलेक्चुअल खुद को ज़्यादा मानते हैं। तो उस आधार पर अनेक प्रकार की घोषणाएं भी करते हैं और ऐसी अनेक चीज़ों को देखने का दावा करते हैं जो सामान्य तौर पर न तो देखा जाता है न देखना संभव हो पाता है। अब वो कारण कुछ भी हो सकता है, कोई मानसिक विक्षेप के कारण ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि सिद्धांत तो मानता है, योग भी मानता है, मनोविज्ञान भी मानता है कि कुछ भी ऐसी चीज़ें जो हम देखते हैं या सुनते हैं वो हेलुसिनेट कर सकते हैं। तो हेलुसिनेट यदि कर सकते हैं या किसी चीज़ में इल्यूसिव हो सकते हैं, इल्यूजन हमारे अंदर आ सकता है, वो सारे इल्यूजन अनेकों बार अनेक ऐसे सिद्धांतों को गढ़ता है जो कि सामान्य जीवन में नहीं दिखाई देते हैं। ईश्वर के संदर्भ में भी ऐसी बहुत सारी बातें हैं। अब मैंने आंख बंद किया और मुझे
लगा कि कोई स्पेसिफिक ईश्वर दिखाई दे रहे हैं। तो अनेक तर्क वितर्क भी हैं कि विज्ञान के जो जो लॉजिक का प्रिंसिपल है वो ये कहता है कि भाई या तो चीज़ें सबको दिखाई दें। अब प्रकृति के जो बहुत सारे नियम है वो हर व्यक्ति उसके ऊपर चलता है, इसलिए जहाँ कहीं भी उन नियमों में कहीं त्रुटि या उसको हम ओवरकम करते हैं तो हमारी शक्ति को मान लिया जाता है कि ये ईश्वर ने इसको स्पेशल शक्ति दिया हुआ है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि सामान्य आदमी दिन में 2 बार खाना खाता है, तो कोई 10 दिन या 20 दिन या 40 दिन बिना खाने के रह जाए तो हमको लगता है इसके पास स्पेशल पावर है, और वो स्पेशल पावर जिसको ईश्वर ने दिया होगा। बाकी वो जो और भी शक्तियां हैं लगभग जो ईश्वर के कैटेगरी के तरह ही हैं, जिसमें बहुत सारे अतीन्द्रिय गुरु होते हैं जो दिखाई नहीं देते हैं, या बहुत सारी ऐसी शक्तियां होती हैं जो दिखाई अदृश्य हैं, और उन अदृश्य को भी हम मान के चलते हैं कि वो हमको हेल्प कर रही हैं। अब शुद्ध रूप से वैज्ञानिक रूप से देखें तो इसका आधार कुछ इस तरह से तो नहीं बनता है कि जैसे लोग बताते हैं। हाँ, यदि ये सिद्धांत हो कि कुछ ऐसी शक्तियां मौजूद हैं जो कि किसी किसी व्यक्ति के स्पेशल अटेंशन की वजह से, या जिसको हम लोग ध्यान कहते हैं, स्पेशल अटेंशन में शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, कि उसके बुद्धि के अंदर कोई इस तरीके के हेर फेर को पैदा कर दें जिससे उसको समझ में आने लगे। जैसे एक लो ग्रेविटी के एरिया में यदि जाते हैं तो आपके जो माइंड का जो ब्रेन का फंक्शनिंग है वो अपने आप चेंज होने लगता है, या किसी ऐसे हाई ग्रेविटी फील्ड में जाएं या किसी ऐसे इन्वायरमेंट के अंदर जाएं तो निश्चित रूप से हम लोगों का जो ब्रेन की फंक्शनिंग है वो चेंज होती है इन्वायरमेंट के हिसाब से। तो वो इन्वायरमेंट कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के प्रेजेंस की वजह से हो सकता है, या जो पराशक्ति जिसको आप कह रहे हैं, हालांकि अभी इस संदर्भ में मैं बातें नहीं करने वाला हूं, लेकिन फिर भी ये कह रहे हैं कि ऐसा जो लोग भी मानते हैं, और ज़्यादातर विज्ञान में ऐसी चीज़ों को कपोल कल्पना कही जाती है। हालांकि मैं अभी ये नहीं कह रहा हूं कि ये कपोल कल्पना है या नहीं है, अभी ये डिसीजन आपका है, लेकिन विज्ञान इसको कपोल कल्पना मानता है, इल्यूजन मानता है और हेलुसिनेशन मानता है। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि जो भी शक्तियां हैं, और आप शुद्ध रूप से यदि अध्यात्म को देखेंगे, भारतीय दर्शन को यदि बहुत नजदीक से आप देखेंगे, तो प्रकृति का क्षेत्र एक सुप्रीम कॉन्शसनेस के अलावा जो भी नीचे होता है, यानी जो भी माइंड की फंक्शनिंग होती है या जो सारी शक्तियां होती हैं वो प्रकृति के अंतर्गत आती हैं। तो ये कहना कि वो अप्राकृतिक हैं या प्रकृति के नियमों के बाहर हैं, वो भी ये नहीं मानते हैं। तो आपको एक बार फिर मैं कह दूं कि स्पष्टता जो, जैसे हम लोग कहते हैं कि प्रकृति के 24 तत्व हैं, या जो 8 तत्व कहे जाते हैं, अष्टधा प्रकृति कहते हैं, तो वो प्रकृति मन बुद्धि अहंकार तक जाता है, और महत्व जिसको कहते हैं 24 तत्वों में से 24वां जो महत्व है, और 25वां जिसको हम लोग पुरुष कहते हैं, या जो प्योर कॉन्शसनेस, ये सांख्य की शब्दावली में मैं बता रहा हूँ, ये कोई फिजिक्स की शब्दावली नहीं है। लेकिन आजकल जिसकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं कॉन्शसनेस की या प्योर कॉन्शसनेस की, तो बातें उसके लगभग में वहाँ पर भी चल रही हैं कि हम कोई ऐसा प्योर फॉर्म ऑफ कॉन्शसनेस को यदि समझ पाएँ या डिफाइन कर पाएँ, या उसको इस रूप में इस्टेब्लिश कर पाए जो इस मटेरियल वर्ल्ड के बाकी के जो सारे करेक्टर हैं उनसे अलग हो। तो ये चीज़ें चल रही हैं, उस संदर्भ में हम लोग बाद में बातचीत करेंगे। तो आज जो मैनेजिंग द माइंड का या जो फिलोसॉफिकल पार्ट है उसके ऊपर ये एक जनरल हमने आइडिया रखा है आपको। एक बात तो साफ साफ है कि माइंड को हम लोग ज़्यादातर करके कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, और कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो हम लोगों को मैनेज करना पड़ता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो इनबिल्ट हैं, गिवन है,
जैसे बहुत सारे कंप्यूटर के हमारे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दिए गए होते हैं, जैसे आप खरीदते हैं तो उसके साथ ही वो मिला होता है। तो उन सब चीज़ों से मैनेज करना होता है। उनको आप हटा देंगे तो वो सिस्टम ऑपरेट नहीं करेगा या एक्टिव नहीं रह पाएगा। ब्रेन के साथ भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं। बहुत सारा जो मेमोरी सिस्टम हमारा है वो केवल हमारा इंडिविजुअल का नहीं है, वो एक एंसेस्ट्रल ट्रैवलिंग है जिसको हम लोग हेरिडिटी कहते हैं या जेनेटिक ट्रैवलिंग कहते हैं, जो कि मिलियंस मिलियंस ईयर से जब से ये जीवन आया होगा और डीएनए उस एग्जिस्टेंस में आया है, तब से वो सारा इंफॉर्मेशन धीरे धीरे करके हम तक पहुंचा है। तो ये एक प्रकार की ट्रैवलिंग है और एक क्यूमुलेटिव ट्रैवलिंग है पूरे जो लिविंग सिस्टम है उसका। तो ये कहना कि ये आपका व्यक्तिगत रूप से है या आपकी कोई बड़ी स्पेसिफिक क्वालिटी है, ऐसा नहीं है। और हम सब उसमें बराबर हैं। अब कई बार बराबर होने में भी ये होता है कि आप चीज़ों को कैसे उपयोग कर पाते हैं, उसमें सदुपयोग दुरुपयोग दोनों ही शामिल है। तो कैसे उपयोग कर पाते हैं उस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि हमारे लिए ये ज़्यादा ज़रूरी है कि जिन बातों को हम समझ पाते हैं, जिन बातों को हम रैशनली समझ पाते हैं, उसको हम विज्ञान के दायरे में मानते हैं, और जिसको रैशनली नहीं समझ पाते हैं, विज्ञान का दायरा तो अ, बढ़ाया जा सकता है आने वाले टाइम में। मेरी मान्यता यही है कि बहुत सारी चीज़ें जो हम नहीं समझ पाते हैं, विज्ञान को कोशिश करनी चाहिए कि उसको एक्सटेंड करे, उसको बढ़ाए। तो एक तो ये बात है। अब अब आते हैं जो कॉमन टॉक्स के जो बहुत सारे इश्यूज हैं, और उसमें मैंने ये सोचा है कि जो सोशल इश्यूज आजकल खड़े होते हैं उनमें से एक दो समस्याओं को लेकर कोशिश किया जाए कि उसको एक्सप्लेन किया जाए, उस फॉर्म में नहीं जहां पर कि इंडिविजुअल के लिए कहा जा रहा हो, बल्कि उसको एक ऐसे सिद्धांत के तौर पर देखा जाए जो फेनोमेना घटित हो रहा है। जैसे अभी 2-3 दिन पहले की ही एक घटना है कि जिसमें किसी बच्ची ने अपने मंगेतर की हत्या अपने प्रेमी के साथ मिल के किया। अब ऐसा नहीं कि ऐसी घटना कोई पहली बार हो रही हो, ऐसी घटनाएं हो सकता है कि रोज भी हो रही हों, हम लोगों को नहीं पता है। और हत्या में केवल जो घटनाओं के पात्र हैं वो बदलते हैं, तो ऐसा नहीं कि हत्या कोई वो स्पेशल प्रकार की हत्या है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि ये एक जो माइंड का स्ट्रक्चर है, खास करके करंट इन्वायरमेंट के अंदर, उसको समझने की जरूर एक आवश्यकता होती है। और इससे हम लोगों को अंदाजा ये होता है कि जो सोशल प्रिंसिपल्स हैं हमारे, उनमें किस प्रकार के बदलाव की ज़रूरत है। मैं बार बार पिछले कॉमन टॉक्स में भी ये बातें कर रहा था कि एजुकेशन के बिना कोई संभावना नहीं है कि हम इस पूरी व्यवस्था को बदल पाएँ। तो एजुकेशन के अंदर, हमारे करिकुलम के अंदर वो सारे चेंजेस लाने पड़ेंगे जहाँ ये दिखाई देती हैं इंडिविजुअल प्रॉब्लम की तरह, लगता है एक आदमी ऐसा बिहेव कर रहा है, बट ऐसा है नहीं। ये एक प्रिंसिपल है जिसके ऊपर यदि हम एज ए सोसाइटी नहीं सोचते हैं, जैसे फर्ज करिए उस घटना के ऊपर यदि मेरा कमेंट आप मांगे, तो एक प्रकार का ये कमेंट है कि चलिए जिन दो लोगों ने मिल के एक तीसरे की हत्या की, अब उन सरकमस्टांसेस को देखें कि आखिर क्या दबाव था। हत्या कोई सामान्य रूप से इतने आसानी से किसी की तो नहीं करता है। कई बार चीज़ें हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। कई बार जो दूसरा पक्ष होता है उसको भी लगता है, जैसे उसमें माँ बाप है, परिवार है, सोसाइटी है, उसका एक मेंटल प्रेशर भी होता है। अब उस बच्ची को यदि शादी नहीं करनी थी तो क्लियरली अब आज सारे लोग कह रहे हैं कि उसको मना कर देना चाहिए था, लेकिन हमको उन सरकमस्टांसेस को देखना पड़ेगा कि वो कौन सा मानसिक दबाव था या क्या था। अब कोई मानसिक समस्या थी या कोई
मेंटल डिरेलमेंट था, इसीलिए जब हमने ये पूरा टॉपिक रखा तो इसको सेन लिविंग का नाम दिया, क्योंकि ये इनसैनिटी की बात है कि हम किसी की हत्या कर दें सिर्फ इसलिए कि आप उसके साथ रहना नहीं चाहते। और ये चीज़ें केवल इंडिविजुअल लेवल पर देखेंगे। आज मैं कई दूसरे सोर्सेस को मैं देख रहा था कि जो सोसाइटी का फॉर्मेशन है पहले से काफ़ी बदलता जा रहा है। जो मैरिज सिस्टम है वो पहले से ज़्यादा टूटना ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा है, और उसके लिए कोई एज का लिमिटेशन नहीं है, वो चाहे 1 साल में टूटे या 50 साल में टूटे। तो कहने का अर्थ ये है कि जो हमारा सोशल इन्वायरमेंट है, उस सोशल इन्वायरमेंट के उन इंग्रेडिएंट्स को हमको पकड़ना पड़ेगा, और वो निश्चित रूप से वो इंग्रेडिएंट्स हमारे माइंड के ही होंगे जो इन सारी चीज़ों को गाइड कर रहे हैं, और हम लोग इंडिविजुअल प्रॉब्लम समझ करके उसका कोई इलाज नहीं ढूंढते हैं। तो हम सबको ज़रूरत है कि ऐसी किसी भी घटना को यदि हो रहा है तो उसके एक लार्जर पर्सपेक्टिव को भी समझने। हाँ, उसे जो दंड मिलना है, जिसने हत्या किया, अपराध किया, वो अपराध को निश्चित रूप से उनको जो न्याय विधान के हिसाब से जो दंड मिलना चाहिए वो जरूर मिलेगा। और ऐसी संभावनाओं को देखने की जरूरत है कि सोसाइटी के अंदर आखिर इस प्रकार की मानसिकता क्यों पैदा हो रही है। हम उन सब चीज़ों को क्यों नहीं एक्सेप्ट कर पाते जब चीज़ें हमारी नापसंदगी में हो, जिन चीज़ों को हम चाहते हैं कि ऐसा नहीं हो और यदि होती हैं, या जिनको चाहते हैं कि हो और वैसा नहीं होता है, तो हम उस लेवल तक वायलेंट होते हैं जिसका लेवल सोसाइटी के अंदर दिखाई दे रहा है, समाज जीवन में हर जगह दिखाई दे रहा है। तो इन सब समस्याओं को अ, हर उन टॉक्स में कोशिश करेंगे कि एक दो ऐसी घटनाओं की थोड़ी सी चर्चा की जाए, जिससे कि एक जो लाइट केवल उसके व्यक्तिगत इन्वायरमेंट को लेकर के ना हो, बल्कि एक थोड़ा ब्रॉडर एस्पेक्ट हो। क्योंकि इस पूरे प्रोग्राम का जो हमारा मकसद है वो सोशल चेंज की तरफ है। हम एक एज ए सोसाइटी एक पीसफुल लिविंग सोसाइटी बनना चाहिए, इस मानसिकता के साथ मैं इस कार्यक्रम को करना चाहता हूँ। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम उन सारे इंडिविजुअल इंग्रेडिएंट्स को एक सोशल पर्सपेक्टिव में देखें, और उसके लिए, क्योंकि ये सारे एग्जाम्पल्स ऐसे हैं जो बताते हैं कि हमको प्रॉब्लम कहाँ हो रही है और हमको कैसे प्रिपेयर होना है। तो व्यक्ति को दोष देना बहुत आसान होता है, लेकिन उन कारणों को यदि हम एनालाइज कर पाएँ और उन इंग्रेडिएंट्स को, जिनको आजकल हम लोग नई भाषा में नए बच्चे रेड फ्लैग्स बोलते हैं, यदि उन रेड फ्लैग्स को पहले ही देख पाएँ कि कहाँ ये गड़बड़ियाँ हो रही हैं जिनको हम लोग हैंडल कर सकते हैं, तो हमारे हिसाब से हम सब के लिए एक शुभ बात होगी। तो आज के इस एपिसोड में मैं इसको यहीं समाप्त करता हूँ, और इस इंट्रोडक्शन और इस होप के साथ कि इस बार ये जो सीरीज है वो लंबे टाइम तक कंटिन्यू करेगी। आप सबका सहयोग अपेक्षित है, और कोशिश ये भी मेरी इस बार बिल्कुल होगी कि कुछ एक्सपर्ट्स के साथ मैं अक्सर कहता था, तो एक एपिसोड वीक में ऐसा बने जिसमें कोई न कोई बाहर का एक्सपर्ट हम आपसे मिलवाएं और उन विषयों पर हम लोग चर्चा करें। आज के लिए शुभ रात्रि, बहुत बहुत नमस्कार।